एसके अकेडमी में आपका स्वागत है। हम कवर कर रहे हैं प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को और मध्यकाल का ये भाग दूसरा है और पूरी श्रृंखला का ये भाग पांचवा है। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे सल्तनत कालीन कर प्रणाली, सल्तनत काल की प्रमुख रचनाएं, सल्तनत काल के प्रमुख विभाग, फिरोज तुगलक के जो जन कल्याणकारी कार्य थे उन सभी को। ये भी समझेंगे कि फ़ै क्या होता है, ज़कात क्या होता है, हक़ शर्ब क्या होता है तथा अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सल्तनत कालीन कर प्रणाली के बारे में बात करेंगे। सल्तनत कालीन कर प्रणाली सुन्नी विधि की हनीफी शाखा पर आधारित थी। इसे मोटे तौर पर दो भागों में बांटा जा सकता है, राइट। पहला है फ़ै और दूसरा है ज़कात। फ़ै जो होता है ये धर्मनिरपेक्ष कराधान था। धर्मनिरपेक्ष का तात्पर्य यह था कि ये केवल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था। इसमें 3 प्रकार के कर आते थे। पहला खुम्स, जजिया और खराज, राइट। दूसरा है ज़कात। ये एक धार्मिक कर था। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा धार्मिक कर था या कौन सा गैर धार्मिक कर था। तो अगर खुम्स, खराज और जजिया की बात करोगे तो ये गैर धार्मिक है और ज़कात जो है वो एक धार्मिक कर है, राइट। इसका तात्पर्य यह था कि ये केवल मुस्लिमों को ही चुकाना पड़ता था। उस्र तथा सदका इसी श्रेणी के कर थे, राइट। अब हम बात करते हैं विस्तार पूर्वक फ़ै के बारे में। तो उसमें है पहला खुम्स। खुम्स का शाब्दिक अर्थ होता है 1/5वां भाग। कितना? 1/5वां भाग। यह युद्ध में लूटी गई संपत्ति के संदर्भ में था। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि कौन सा जो कर है वो युद्ध में लूटी गई संपत्ति पर लगता था, तो खुम्स था, राइट। संपत्ति के संदर्भ में था। सल्तनत काल में युद्ध में लूटे गए धन का 1/5 भाग राज्य को तथा 4/5 भाग सेना में बांटा जाता था। केवल 2 सुल्तान थे, एक था अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। इन्होंने क्या किया, इसको बदल दिया था, उलट दिया था। तो क्या किया कि 4/5 भाग जो था वो राज्य, क्योंकि ये अधिक राज्य को मजबूत करना चाहते थे, तो एक बड़ी रकम जो 4/5 थी वो राज्य में रखते थे और छोटी राशि जो 1/5 थी उसको सैनिकों में बांटते थे, राइट। नेक्स्ट है जजिया। ये केवल गैर मुस्लिमों पर ही लगाया जाता था। इसको लगाने का आधार ये था कि इसे देने वाले को जीवन रक्षा का आश्वासन मिलता था। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कर जो है वो रक्षा के लिए लगाया जाता था। तो गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था रक्षा के लिए, जिसका नाम था जजिया, राइट। इन्हें प्राप्त मुस्लिम नहीं बनाया जाता था तथा अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त कर दिया जाता था। जजिया स्त्रियां, बच्चों, गरीबों, पागलों से नहीं वसूला जाता था। जजिया अदा करने वालों की 3 श्रेणियां थीं। अब उनको भी देख लेते हैं। उच्च श्रेणी 40% प्रतिवर्ष देता था, मध्यम 20% और निम्न 10% प्रतिवर्ष देता था, राइट। अब हम बात करते हैं खराज की। यह गैर मुस्लिमों से वसूला जाने वाला भूमि कर था। क्या था? भूमि कर। यहाँ से पूछा जा सकता है कि कौन सा भूमि कर था, तो खराज भूमि कर हो जाता है। खराज शरीयत के अनुसार कुल उपज का 50% से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता था। 50% तक लगाया जा सकता था, उससे ऊपर नहीं लगा सकते थे, शरीयत के खिलाफ चला जाता था, राइट। जब खराब उपज के रूप में लिया जाता था तो वर्ष में 1 से अधिक बार लिया जाता था, लेकिन नकद रूप से केवल वर्ष में 1 बार ही वसूला जाता था। खराज ना अदा करने वाले क्षेत्रों को मवास क्षेत्र घोषित कर दिया जाता था। क्या? मवास। और वहाँ लूटपाट करके दंड दिया जाता था। तो आप ये इस वर्ड को भी याद रखिएगा, सल्तनत काल का मवास क्षेत्र किसे कहते थे। तो जो कर नहीं देते थे, जिस क्षेत्र में कर नहीं दिया गया, उसमें क्या करते थे कि लूटपाट करते थे और इस लूटपाट करके वहाँ पे उसको दंडित किया जाता था, राइट। अब हम बात करते हैं ज़कात की विस्तार से एक बार और। ये धार्मिक कर था। कौन? ज़कात। अर्थात ये मुस्लिमों से वसूला जाता था। इसको वसूलने अर्थात देने की कुछ शर्तें थी। पहला, यह बलपूर्वक नहीं वसूला जाता था, क्योंकि इसका उपयोग गरीब मुस्लिमों के कल्याण के लिए किया जाता था। इसलिए यह देयता की इच्छा पर था, राइट। तो ज़कात जो था वो बलपूर्वक नहीं वसूला जाता था। दूसरा, नाबालिग, गुलाम, पागल, कर्जदार तथा गैर मुस्लिम इससे मुक्त थे। तीसरा, इसके अलावा यह निसाब से कम होने पर नहीं लगता था, अर्थात निश्चित मापदंड से कम संपत्ति पर ज़कात नहीं लगता था। आवश्यक उपभोग वस्तुओं पर ज़कात नहीं लिया जाता था। ज़कात जो था वो 2.5% वार्षिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2.5% वार्षिक की दर से वसूला जाता था। उस्र, अब यहाँ पे देख लेते हैं एक और कर है उस्र कर। ये मुस्लिमों से भूमि कर के रूप में वसूला जाता था, राइट। अब भूमि कर यहाँ पे आपको याद रखना है, 2 हैं। एक है खराज जो गैर मुस्लिमों से लिया जाता था और एक है उस्र कर जो मुस्लिमों से लिया जाता था।
और दोनों ही क्या हैं, भूमिकर हैं। तो आप इस चीज़ को यहाँ पे इस अंतर को याद रखिएगा माइंड में, राइट। तो ये मुस्लिमों से भूमिकर के रूप में वसूला जाता था। ये उस भूमि पर लगता था जो सरकारी सिंचाई का प्रयोग ना करके अपनी व्यवस्था से सींचते थे। ये 1/10 भाग से ज़्यादा नहीं वसूला जा सकता था। सदका की बात करते हैं हम। तो सदका जो था वास्तविक रूप में एक तरह से ज़कात ही था, राइट। तो ज़कात का ही कहीं ना कहीं एक तरह का रूप है। तो अब हम आगे बात करते हैं हक़ शर्ब की। ये भी आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। ये सिंचाई कर था, क्या था, सिंचाई कर था, जो कि राजकीय सिंचाई सुविधाओं के एवज में 1/10 भाग की दर से वसूला जाता था। इसे फिरोज तुगलक ने लगाया था। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हक़ शर्ब को किस सल्तनतकालीन शासक ने लगाया था। तो फिरोज तुगलक ने लगाया था। क्या था ये एक सिंचाई कर था, राइट। कुछ और देख लेते हैं, जैसे दलाल बाजारा, तो बाजार के दलालों पर जो टैक्स लगता था। गुल फरोशी, सुगंधित पदार्थों तथा फूलों की बिक्री पर लगाया जाता था। माही फरोशी, मछली बिक्री पर लगता था। खिजरावत, सब्जियों की बिक्री पर लगता था। जजारी, कसाईयों पर लगता था। चुंगी गल्ला, खद्दानों पर जो टैक्स लगता था उसे चुंगी गल्ला कहते थे। रोगन करी, घी पर कर लगता था। तह बाजारी, बाजार की दुकानों पर टैक्स लगता था, तो उस पर लगते थे। कुछ और हैं जो आपके लिए एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, चरी या चराई। तो ये चारागाह पर लगता था, जो चारागाह होते थे उन पर लगता था। नद्दाफी, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रुई धुनने वालों पर जो टैक्स लगता था उसे नद्दाफी कहते थे। दाद बेगी, क्या, दाद बेदी, मुकदमों पर फीस। रेशमान फरोशी, रस्सी बेचने पर टैक्स। घड़ी, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आवास टैक्स था, क्या था, आवास टैक्स। साबुनगिरी, साबुन पर लगता था। अमीर तरफ, मनोरंजन पर लगता था। फीमार खाना, जुआ घरों पर जो टैक्स लगता था उसे फीमार खाना कहते थे। अब हम बात कर लेते हैं सल्तनत काल की कुछ प्रमुख रचनाओं की। और पहले भी हम इन पर बात कर चुके हैं, लेकिन इन पर फिर से बात करते हैं। पहला है हसन निजामी की। तो हसन निजामी ने लिखी है ताज उल मासिर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। इसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने संरक्षण दिया था, किसको, हसन निजामी को। तो यहाँ से भी क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है कि हसन निजामी किसके संरक्षण में थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के। गौरी के भारत आक्रमण की जानकारी इसके लेखन से प्राप्त होती है। दूसरा है मिनहाजुद्दीन सिराज। तो मिनहाजुद्दीन सिराज की पुस्तक का नाम है तबकाते नासिरी, क्या, तबकाते नासिरी। ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के संरक्षण में रहा। तो अब यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि जो मिनहाजुद्दीन सिराज थे वो किसके संरक्षण में थे, तो सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तबकाते नासिरी, और उसी को अपना ग्रंथ समर्पित किया है। तो जो इन्होंने लिखा है मिनहाजुद्दीन सिराज, तो नासिरुद्दीन महमूद के ऊपर ही कहीं ना कहीं ये पुस्तक लिखी गई है। नेक्स्ट है हमें अमीर हसन। तो इनकी है फवाद उल फवाद। बलबन के संरक्षण में ये रहे थे, तो आप इनको भी याद रखिएगा। इसे भारत का सादी कहा जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपका है, तो इसे आप मत भूलिएगा। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। ये निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, किसके, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे, कौन, अमीर हसन। तो आप इनको याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जियाउद्दीन बरनी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं। इनकी तीनों पुस्तकें आप याद रखिएगा, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतवा जहांदारी, कुव्वत उल तवारीख, सना ए मोहम्मदी, हसरतनामा। जो आपको तीन इंपॉर्टेंट बुक हैं वो है तारीख़ फ़िरोज़ शाही, फतवा जहांदारी, कुव्वत उल तवारीख। बाकी की 2 पुस्तकें हैं वो भी आप याद रख सकते हो, लेकिन 3 आप मत भूलिएगा। ये 17 वर्षों तक मोहम्मद तुगलक, किसके, मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहा। तारीख़ फ़िरोज़ शाही में इसने फ़िरोज़ तुगलक को आदर्श बताया है, क्या होता है, आदर्श। बलबन से लेकर फ़िरोज़ तुगलक तक का जो जितने भी शासक आए हैं उनका इसने कहीं ना कहीं वर्णन किया है, और उनके समय ये रहा है। बद्र ए चाच, क्या, बद्र ए चाच। तो इन्होंने पुस्तक लिखी है दीवान ए चाच या शाहनामा। तो 2 पुस्तकें हैं, दीवान ए चाच और शाहनामा। और ये मोहम्मद तुगलक के संरक्षण में रहे हैं। इसकी प्रशंसा में कसीदे लिखे हैं, कहीं ना कहीं बद्र ए चाच जो है मोहम्मद तुगलक के की प्रशंसा इन्होंने की है। शम्स सिराज अफ़ीक, तो इनकी पुस्तक का नाम है तारीख़ फ़िरोज़ शाही। तो जाहिर सी बात है इन्होंने तारीख़ फ़िरोज़ शाही लिखी है, तो फ़िरोज़ शाह तुगलक के संरक्षण में ही रहे होंगे, उसके शासन की प्रशंसा की है। इसकी रचना वहाँ से प्रारंभ होती है जहाँ बरनी की तारीख़ फ़िरोज़ शाही समाप्त होती है। इसका मतलब तारीख़ फ़िरोज़ शाही का जो आगे का चरण है उसको जो लिखा है उन्होंने शम्स सिराज ने लिखा है, और उनकी पुस्तक का नाम क्या है, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, राइट। तो दोनों की पुस्तकें क्या हैं, तारीख़ फ़िरोज़ शाही, और उसी का अगला चरण इन्होंने लिखा है शम्स सिराज ने। नेक्स्ट है मोहम्मद बिहामद खानी, तारीख़ मोहम्मदी इन्होंने लिखी है। आइनुल मुल्क मुल्तानी
इंशा महरू इन्होंने पुस्तक लिखी है। और जो ये हैं वो अलाउद्दीन खिलजी के समय के हैं। मोहम्मद तुगलक और फिरोज तुगलक के काल में विभिन्न उच्च उच्च पदों पर ये रहे हैं। राइट। याहिया बिन अहमद सरहिंदी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं आपसे। तारीख के मुबारक शाही इन्होंने लिखी है। ये सैयद शासक मुबारक शाह के संरक्षण में रहा और उसी को यह रचना समर्पित है कि सैयद वंश का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत यह है, याहिया बिन सरहिंदी का तारीख मुबारक शाही। तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है शेख जमालुद्दीन या जमाली कम्बू। तो इन्होंने लिखी है सियार उल आरफिन महरूमा। तो दो पुस्तक है, महरूमा और सियार उल आरफिन। ये लोधी काल के सबसे प्रसिद्ध कवि थे, तो आप इनको भी याद रखिए। और सिकंदर लोदी के दरबारी कवि थे, तो ये आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अबुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन अल बेहाकी, इन्होंने पुस्तक लिखी है तारीख मसूदी। तो ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। महमूद गजनवी के दरबार में थे और दरबार और इतिहास आदि का इन्होंने कहीं ना कहीं विवरण लिखा है। नेक्स्ट है ख्वाजा इशामी। तो इसामी की पुस्तक भी आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। फुतुह उस सलातीन, इन्होंने मोहम्मद गजनवी से मोहम्मद तुगलक का तक का जो भी इतिहास है उसको लिखा है। ये पुस्तक बहमनी वंश के प्रथम शासक अलाउद्दीन बहमन शाह को समर्पित है। राइट, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट अज्ञात लेखक हैं सिरात ए फिरोज शाही। तो किसने लिखी ये नहीं पता है, लेकिन फिरोज तुगलक के बारे में लिखा गया है इस पुस्तक में। नेक्स्ट जो है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है इब्न बतूता की रहला, जिसका पूरा नाम है किताबुल रहला। ये एक यात्रा वृत्तांत है, मोरक्को के वो हैं, राइट, इब्न बतूता। तो उनका यात्रा वृत्तांत है जो भारत में आए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं चीन भी जाते हैं। फिरदौसी, इनकी पुस्तक का नाम है शाहनामा। तो आप इनको भी याद रखिएगा। महमूद गजनवी के राज शासन आदि से संबंधित जो भी वर्णन है वो कहीं ना कहीं इस पुस्तक में इन्होंने वर्णित किया है। अमीर की खुसरो की पुस्तक है किरान उस सादिन मिफ्ताह उल फतेह। तो दो पुस्तकें आप इनकी याद रखना है। बुगरा खां व उसके बेटे केकुबात के मिलन का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। जलालुद्दीन खिलजी के सैन्य अभियान व मलिक छज्जू के विद्रोह का जो दमन का वर्णन है वो इस पुस्तक में किया गया है। आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के प्रमुख विभागों की। जो इम्पोर्टेंट होंगे मैं वो आपसे कोट कर दूंगा, बाकी बहुत से हैं जो याद करना थोड़ा मुश्किल होगा, बट ठीक है, अगर आप याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। केंद्रीय शासन तंत्र में सुल्तान सर्वोच्च था, वहीं राजयज्ञ का सर्वोच्च नीति निर्धारक तथा अन्य सभी क्षेत्रों में सर्वोपरि था। सुल्तान की सहायता के लिए केंद्रीय स्तर पर विभिन्न विभाग तथा उसके अधिकारी हुआ करते थे। केंद्रीय विभाग में प्रमुख थे दीवान वजारत, आरिज ममालिक, दीवान इंशा, दीवान रसालत, नायब ममालिक। राइट, तो ये महत्वपूर्ण पद थे। अब हम इनको देख लेते हैं। पहला है दीवान वजारत, इसका अध्यक्ष था वजीर कहलाता था। ये आर्थिक मामलों का प्रधान था। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि दीवान वजारत किससे संबंधित है, तो आर्थिक मामलों से संबंधित था। तो आप ये याद रखिएगा, किससे, आर्थिक मामलों से। अर्थात ये विभाग समस्त राज्य की आय और व्यय से संबद्ध सर्वोच्च विभाग था। वजीर का ओहदा सुल्तान के बाद माना जाता था, तो ये सुल्तान के बाद सर्वोच्च होता था। वजीर के प्रमुख कार्यों में दीवानी कार्यालय के कर्मचारियों का निरीक्षण, भू राजस्व तथा अन्य राजस्व के स्रोतों की उगाही तथा निर्धारण का एवं विभिन्न व्यय के स्रोतों पर नियंत्रण के साथ ही अन्य विभागों के आर्थिक मामले यही देखता था। वजीर की सहायता के लिए 3 प्रमुख अधिकारी होते थे, जिसमें है नायब वजीर, मुशरिफ ए ममालिक जो लेखा जोखा अधिकारी था, आप इसको भी याद रखिए, मुस्तौफ़ी ए ममालिक जो लेखा परीक्षक हुआ करता था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्तौफ़ी ए ममालिक कौन था, तो लेखा परीक्षक था। मुशरिफ ए ममालिक कौन था, लेखा जोखा अधिकारी था। राइट, तो दोनों में अंतर याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है दीवान वजारत किससे संबंधित है, तो ये एक आर्थिक विभाग था, बस इतना याद रखिएगा कम से कम। राइट, नेक्स्ट है दीवान आरिज। क्या, दीवान आरिज, ये महत्वपूर्ण विभाग सैन्य विभाग था। क्या था, सैन्य विभाग था। इसके अध्यक्ष को आरिज ममालिक कहते थे। उसका कार्य सैनिकों की भर्ती, उनका विवरण रखना तथा अस्त्र शस्त्र की व्यवस्था करना था। ये प्रायः सैन्य अभियानों से में भी जाता था। तो दीवान आरिज क्या है, एक सैन्य विभाग है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है दीवान इंशा। इस केंद्रीय विभाग का कार्य था शाही आदेशों तथा शाही पत्र आदि की देखरेख करना। तो अगर आपसे पूछता दीवान इंशा क्या है, तो ये जो शाही आदेश और पत्राचार थे उनसे संबंधित था। और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन तीनों को याद रखिएगा, भूलिएगा मत। इस विभाग के अध्यक्ष को दबीर खास भी कहते थे। सभी प्रकार के कागजातों पर शाही मुहर इसी विभाग द्वारा लगाई जाती थी। राइट, आगे बात करते हैं दीवान रसालत की। तो दीवान रसालत जो है ये विभाग धार्मिक मामलों का सर्वोच्च विभाग था। तो अभी हम ऊपर देख चुके हैं, आर्थिक देख चुके हैं, सैन्य देख चुके हैं और पत्राचार देख चुके हैं। तो दीवान रसालत किससे संबंधित है, धार्मिक मामलों से संबंधित है और उसका ये सर्वोच्च होता था। इस विभाग का अध्यक्ष सद्र उस सुदूर
होता था। धार्मिक अनुदान, जन कल्याणकारी योजनाएं तथा विद्वान को अनुदान इसी विभाग की संस्तुति पर दिया जाता था। ये विभाग वैदेशिक मामलों को भी देखता था। तो आपसे यहाँ भी क्वेश्चन बन जाता है कि वैदेशिक मामले कौन देखता था? तो दीवाने रसालत देखता था। क्या था दीवाने रसालत? धार्मिक मामलों का सर्वोच्च विभाग होता था। इसका अध्यक्ष कौन था? सदरुस सुदूर होता था। नेक्स्ट है जासूसी विभाग। तो नाम में ही है जासूसी विभाग। केंद्रीय स्तर पर एक गुप्तचर विभाग होता था जो कि पूरे राज्य की गतिविधियों पर नजर रखता था और सुल्तान को छोटी से छोटी बातों की खबर देता था। इस विभाग के अध्यक्ष को बरीद, आपको बरीद याद रखना है, केवल बरीद आता है तो बरीद मतलब होता है जो गुप्तचर होते हैं। तो आप इस वर्ड को याद रखिएगा, गुप्तचर। तो बरीद ममालिक अध्यक्ष हो जाता था। दीवान रियासत आपके लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। इस विभाग की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, राइट। किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। क्या था ये? वाणिज्य मंत्रालय था। अलाउद्दीन ने अपने आर्थिक सुधारों के समय इसकी स्थापना की थी। तो आपके लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको मत भूलिए। दीवान रियासत क्या था? एक वाणिज्य मंत्रालय था। इसकी स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अभी और भी कुछ विभाग आएंगे जिनकी स्थापना कहीं ना कहीं अन्य लोगों, जैसे दीवान कोही की बात कर लीजिए। तो दीवान कोही की स्थापना की थी मोहम्मद बिन तुगलक ने। इस विभाग का प्रमुख कार्य था कृषि जो क्षेत्र था उसका विस्तार करना, कृषि से संबंधित समस्त कार्रवाइयों का संचालन करना। और इसका अध्यक्ष जो था दीवान अमीर कोही होता था। तो नाम सही था, तो अध्यक्ष याद करना कोई पर वो नहीं है, बस याद रखना है कि दीवान कोही की स्थापना किसने की थी? एमबीटी ने की थी। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। दीवानी रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। किससे संबंधित है? वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट है इमारत खाना विभाग। तो आप नाम में ही है कहीं ना कहीं इमारत न्याय खाना, तो न्याय विभाग था ये। इस विभाग का अध्यक्ष काजी उल कुजात, सॉरी, इमारत खाना विभाग। तो न्याय विभाग, इस विभाग का अध्यक्ष जो था वो काजी उल कुजात या काजी ए मुमालिक होता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने समय मुकदमों की संख्या बढ़ जाने के कारण इसकी स्थापना की थी, राइट। ये अपीली न्यायालय था। ये विभाग पूरी जांच के बाद दंड निर्धारित करता था। सल्तनत काल में दो प्रकार के न्यायालय मुख्य थे, तो आपको ये याद रखना। दीवान मजलिस, ये क्या था? ये सुल्तान का न्यायालय होता था, मतलब सर्वोच्च न्यायालय था दीवान मजलिस। और दीवान कज़ा, सुल्तान के बाद जो आता था उसे दीवान कज़ा कहते थे। जैसे आज का सुप्रीम कोर्ट है, उस समय दीवान मजलिस था। आज का हाई कोर्ट है तो दीवान कज़ा था, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं दीवान इमारत की। मोहम्मद तुगलक द्वारा स्थापित था दीवान इमारत। इस विभाग का काम था राजकीय इमारतों का निर्माण तथा उनकी देखरेख करना। तो आप इससे पहले जो हमने देखे हैं कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैच करता था, राइट। ये देखिए इमारत खाना विभाग है और एक दीवान इमारत है, तो दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा। दीवान नजर, इस विभाग की स्थापना भी मोहम्मद तुगलक ने की थी। इसने मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ये राजकीय उपहारों को वितरित करता था। क्या करता था? वितरित करता, जो भी उपहार होते थे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। दीवान इश्तिहाक, तो इसकी स्थापना जलालुद्दीन खिलजी द्वारा की गई थी। रिटायर्ड लोगों की पेंशन तैयार करवाना इसका कार्य था। दीवान मुस्तखराज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको मत भूलिएगा। दीवान मुस्तखराज, इस विभाग की स्थापना भी याद रखना है, किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। इस विभाग का प्रमुख कार्य था राजस्व वसूली करने वाले अधिकारियों से बकाया रकम को प्राप्त करना। तो मतलब दीवान मुस्तखराज का काम क्या था? जो भी राजस्व रह गया है उसको वसूलने का काम जो करता था वो दीवान मुस्तखराज करता था, राइट। नेक्स्ट है दीवान खैरात। तो खैरात जैसे मतलब होता है, नाम में ही आता है। इस विभाग की स्थापना फिरोज तुगलक, तो आपको ये भी याद रखना थी, फिरोज तुगलक ने की थी। तो मुस्लिम लड़कियों के विवाह तथा विधवाओं के गुजारे के लिए आर्थिक सहायता मतलब खैरात देना, तो उसका ये काम था, राइट। और विवाह करता था मुस्लिम जो महिलाएं, जो लड़कियों थी उनका। दीवान बंदगान, ये भी आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। दीवान बंदगान, इस विभाग की स्थापना फिरोज बिन तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। यह दासों के रहन सहन तथा उनके कार्यों की देखभाल के लिए स्थापित किया गया था। इस विभाग के अध्यक्ष को मजूमदार तथा उसके सहायक को चौश ए कुरी कहते थे। तो आप कम से कम इतना याद रखना कि जो बंदगान है उसकी स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। उसका काम क्या था? तो ये गुलामों से संबंधित एक संस्था थी। दीवान खैरात की स्थापना किसने की थी? फिरोज तुगलक ने की थी। इसका काम क्या था? कहीं ना कहीं जो सहायता थी वो करता था, जैसे चाहे लड़कियों की शादी से संबंधित हो या जो बुजुर्ग लोग होते थे या विधवा होते थे, उन सबकी जो सहायता करता था वो दीवान खैरात करता था। तो आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट जो है वो है वकील दर। ये विभाग संपूर्ण शाही इस्तेमाल की वस्तुओं के प्रबंध तथा अन्य कार्यों को करता था। अमीर हाजिब, अमीर हाजिब, इस विभाग के अध्यक्ष को बारबक कहते थे। क्या कहते थे? बारबक।
तो आप ये भी याद रखिए कि बारबक क्या है। ये दरबार की व्यवस्था से संबद्ध विभाग था। नेक्स्ट है नकीबे नुकाबा। ये विभिन्न शाही समारोहों के का आयोजन करता था। शाही घोषणाओं की प्रसारित करने से संबंधित एक विभाग होता था, राइट। नेक्स्ट है सर ए जानदार। क्या? सर ए जानदार। ये सुल्तान के अंगरक्षक का अध्यक्ष था। तो जानदार से याद रखिएगा, आप पकड़ लेंगे वहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट है अमीर ए आखूर। शाही अस्तबल का प्रधान अधिकारी था। दीवान वकूफ़। क्या? दीवान वकूफ़। ये विभाग जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? जलालुद्दीन खिलजी द्वारा। ये विभाग व्यय के कागजातों की देखरेख करता था। नेक्स्ट है कारखाने। सल्तनत काल में शाही कारखाने हुआ करते थे, जिनमें शाही इस्तेमाल की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किया जाता था। इसके प्रमुख अधिकारी को मुतसर्रिफ कहते थे। दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा 36 कारखाने फिरोज तुगलक के समय थे। कारखाने भी 2 श्रेणी के होते थे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक कारखाने किसके समय थे? तो फिरोज तुगलक के समय था। रातिबी। इनमें काम करने वालों को निश्चित वेतन मिलता था। दूसरा था गैर रातिबी। तो इनके कर्मचारियों को का वेतन जो था वो अनिश्चित था, कोई निश्चित वेतन नहीं दिया जाता। अब जान लेते हैं कुछ टर्म। अगाची सुल्तान के निजी सेवक हुआ करते थे। दबीर ए सरा शाही महल का मुख्य अधिकारी हुआ करता था। कुरबेग शाही पताकाओं को लेकर चलने वाला था। कोई रैली जा रही होती है तो उसमें एक व्यक्ति था जो शाही पताका आगे उठा के चलता था, तो उसे ही कहते थे कुरबेग। मालिक उल हुक्मा शाही वैद्य हुआ करता था। तो जैसे आज हकीम हकीम कहते हो तो उससे हुक्मा याद रखिएगा। कुछ बातें और हैं यहाँ पे। फिरोज तुगलक के जन कल्याण के कार्यों को देख लेते हैं, राइट। फिरोज ने कठोर दंडों पर रोक लगाई। विभिन्न अनुदान भूमियाँ जो जब्त कर ली गई थीं लौटा दी। अहमद अयाज, जो कि फिरोज की जगह किसी और को सुल्तान बनाना चाहता था, द्वारा बांटा गया धन वापस नहीं लिया गया। बेरोजगारों हेतु एक दफ्तर खोला गया। अनाथ, विधवा, गरीब आदि की मदद हेतु दीवान खैरात की स्थापना की गई। एक मुफ्त अस्पताल दारुल शफा बनवाया गया। तो दारुल शफा क्या था? एक मुफ्त में खोला गया अस्पताल था जहाँ पे कोई भी अपना इलाज करवा सकता था। मदरसों का पुनरुद्धार किया। छात्रवृत्तियों और अनुदानों में वृद्धि की। इन सभी कदमों का लाभ मुख्यतः मुसलमानों को ही मिला, राइट। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे मध्यकालीन भारत के। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।